नमस्कार। आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर बात करेंगे, वित्तीय प्रबंधन यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ, नमस्कार। ये समझना कि कंपनियां अपने पैसे को कैसे संभालती हैं, ये बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। तो हम देखेंगे कि ये है क्या, इसका नेचर कैसा है और इसका दायरा कहां तक है। हाँ, मतलब कोशिश यही रहेगी कि इसे आसान शब्दों में समझें। मकसद साफ है, कारोबार में पैसे के इस पूरे खेल को समझना। तो शुरू करते हैं कि ये वित्तीय प्रबंधन आखिर है क्या चीज। हाँ, आसान शब्दों में कहें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पैसे से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां हैं, उनकी प्लानिंग, उनको ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना और फिर कंट्रोल करना, यही है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा कैफे है, हाँ, उसे कॉफी मशीन खरीदनी है तो उसके लिए पैसे जुटाने पड़ेंगे। हाँ, वो हो गया फंड जुटाना। ठीक है। फिर मार्केटिंग पर कितना खर्च करना है, इसका एक बजट बनेगा। हाँ, और आगे चलकर शायद दुकान बढ़ानी हो तो उसके लिए भी पैसे बचाने होंगे, वो लाभ योजना हो गए। समझ गया। ये सब वित्तीय प्रबंधन ही है। एग्जैक्टली और इसका स्वभाव मतलब नेचर समझना भी जरूरी है। ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये एक अहम मैनेजेरियल एक्टिविटी है। इसमें बड़े रणनीतिक फैसले होते हैं। जैसे कि कंपनी को अगर एक्सपैंड करना है तो क्या बैंक से लोन लेना बेहतर है या फिर शेयर्स जारी करने चाहिए, ये सब। अच्छा, और ये लक्ष्य उन्मुख भी होता है ना, मतलब कोई ना कोई गोल तो होता ही होगा। हाँ, बिल्कुल। मुख्य लक्ष्य तो अक्सर यही होता है कि शेयर धारकों की संपत्ति को बढ़ाया जाए, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे। लेकिन इसमें एक पेच भी है शायद। कभी कभी लंबे समय के फायदे के लिए कम समय का मुनाफा कुर्बान करना पड़ता है। सही कहा, बिल्कुल। जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा निवेश कर दिया जो शायद 5 साल बाद बड़ा रिटर्न दे, तो शुरू में मुनाफा कम दिखेगा। ये तो लंबी दौड़ की सोच हुई। हाँ, और देखिए ये एक निरंतर प्रक्रिया है, कोई एक बार का काम नहीं कि कर दिया और खत्म। अच्छा, मतलब लगातार चलता रहता है। हाँ, बजट हर साल बनता है, प्रॉफिट्स हर तिमाही रिव्यू होते हैं, लागत पर हमेशा नजर रखी जाती है। तो इसमें लगातार निगरानी, योजना और जरूरत पड़ने पर बदलाव, ये सब शामिल हैं। बिल्कुल। सुना इसमें 3 मुख्य तरह के निर्णय होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। हाँ, मोटे तौर पर यही 3 है। पहला निवेश निर्णय, यानी पैसा कहाँ लगाया जाए, किस प्रोजेक्ट में, किस मशीन में। ठीक है। दूसरा वित्त पोषण निर्णय, यानी ये पैसा आएगा कहाँ से, लोन से या शेयर बेचकर। और तीसरा लाभांश निर्णय, यानी जो मुनाफा कमाया उसमें से कितना शेयर धारकों को बांटना है और कितना वापस बिजनेस में लगाना है। कोई उदाहरण दे सकती हैं, जैसे कोई मोबाइल कंपनी का? हाँ, मान लीजिए कोई मोबाइल कंपनी सोचती है कि एक नया प्लांट लगाना है जिसमें 10 करोड़ रुपए लगेंगे। ये हुआ निवेश निर्णय। फिर वो तय करती है कि इसके लिए बैंक से लोन लेना है। ये हो गया वित्त पोषण निर्णय। और साल के आखिर में जो मुनाफा हुआ उसका मान लीजिए 40% वो शेयर धारकों को डिविडेंड के रूप में देती है। ये हुआ लाभांश निर्णय। अच्छा, और ये तीनों निर्णय आपस में जुड़े भी होंगे? हाँ, बिल्कुल जुड़े हैं। और ये सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम नहीं है। अच्छा, दूसरे डिपार्टमेंट से भी जुड़ा है? बहुत गहराई से, जैसे मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एचआर, सबसे। सोचिए, अगर एचआर डिपार्टमेंट को नए लोग रखने हैं, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखना होगा कि सैलरी देने के लिए फंड है या नहीं। सही बात है। या मार्केटिंग कोई बड़ा कैंपेन करना चाहे तो बजट तो फाइनेंस ही देखेगा। एग्जैक्टली। आपने पहले नकदी प्रवाह यानी कैश फ्लो की बात की थी। क्या वो कभी कभी प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी हो जाता है? हाँ, कई बार ऐसा होता है। देखिए, कोई कंपनी कागज पर तो प्रॉफिट दिखा सकती है, लेकिन अगर उसके ग्राहक टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे या अचानक कोई बड़ा खर्चा आ गया तो कैश की कमी हो सकती है। और कैश की कमी से अच्छी भली कंपनी मुश्किल में पड़ सकती है, यहाँ तक कि दिवालिया भी। अरे बाप रे, तो सिर्फ प्रॉफिट देखना काफी नहीं है, हाथ में कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है, ये ज्यादा जरूरी है कई बार। बिल्कुल, कैश इज किंग कहते हैं ना। सही कहा। अच्छा, तो अब इसके दायरे पर आते हैं, मतलब स्कोप। हाँ। कौन कौन से मुख्य काम आते हैं इसमें? पहला तो शायद निवेश निर्णय था, कैपिटल बजटिंग। हाँ, कैपिटल बजटिंग। इसमें तय होता है कि कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म फंड्स कहाँ लगाएगी, नई मशीनरी, बिल्डिंग, नया प्लांट, ऐसी चीजों में जिससे सबसे अच्छा रिटर्न मिले। हाँ, लक्ष्य वही होता है। और दूसरा था वित्त पोषण निर्णय। पैसा कहाँ से आएगा? जी, इक्विटी से या डेट से, मतलब शेयर्स जारी करके या कर्ज लेकर। इसमें लागत और जोखिम का संतुलन देखना पड़ता है। जैसे कोई नया स्टार्टअप शायद निवेशकों से पैसा ले, इक्विटी, और कोई पुरानी कंपनी लोन ले, डेट। हाँ, ये एक सामान्य तरीका है सोचने का। फिर तीसरा था लाभांश निर्णय। कितना प्रॉफिट बांटना है, कितना रखना है, जैसे आपने इन्फोसिस का उदाहरण दिया। हाँ,
कितना डिविडेंड देना है और कितना बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और रोजमर्रा के कामों के लिए भी कुछ होता है? हाँ, वो बहुत जरूरी है। उसे कहते हैं कार्यशील पूंजी प्रबंधन या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हाँ, ये रोजमर्रा के कामों का मैनेजमेंट है, जैसे सप्लायर्स को पेमेंट करना, कच्चा माल खरीदना, ग्राहकों से पैसा कलेक्ट करना, ताकि दुकान चलती रहे, काम ना रुके। बिल्कुल। जैसे किराने की दुकान वाला, उसे रोज सप्लायर को, स्टाफ को, बिजली बिल, सबके लिए कैश चाहिए। वो सब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। समझ गया। तो ये तो मुख्य निर्णय हो गए। और डेली ऑपरेशंस, क्या दायरा और भी बड़ा है? हाँ, थोड़ा और है। इसमें वित्तीय योजना और पूर्वानुमान भी आता है, मतलब फ्यूचर के लिए प्लानिंग और फोरकास्टिंग, भविष्य का अंदाजा लगाना। हाँ। फिर है जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जैसे ब्याज दरें बदल गईं तो लोन पर क्या असर होगा, या फॉरेन एक्सचेंज रेट बदल गया तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्या असर होगा। इन जोखिमों से कैसे बचना है, इसकी प्लानिंग। अच्छा, ये भी फाइनेंस का ही काम है। जी। और फिर लागत पर नियंत्रण रखना, यानी कॉस्ट कंट्रोल, और ये देखना कि कौन सा प्रोडक्ट या डिवीजन ज्यादा प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। हाँ, और आखिर में सारे कानूनों का पालन करना, यानी कंप्लायंस, और सही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना, ये सब भी इसी दायरे में आता है। बाप रे, तो ये तो बहुत फैला हुआ काम है। हाँ, ये बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। तो संक्षेप में कहें तो वित्तीय प्रबंधन किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो छोटा कैफे हो या बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, सबके लिए उसकी जान है। ये पैसे का सही इस्तेमाल बिजनेस की ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और निवेशकों के लिए अच्छा रिटर्न सुनिश्चित करता है। बिल्कुल सही। और हमने देखा कि ये सिर्फ प्रॉफिट नहीं, कैश फ्लो पर भी उतना ही ध्यान देता है। हाँ, ये बात तो साफ हो गई। तो यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। क्या कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां किसी कंपनी के लिए कैश फ्लो उसके रिपोर्टेड प्रॉफिट से भी ज्यादा जरूरी हो जाए? किन हालात में ऐसा सोचना पड़ सकता है? तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की दुनिया में उतर रहे हैं, खास तौर पर यह समझने के लिए कि डेटा विश्लेषण में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक स्रोत भी है, एक्सेल से डेटा विश्लेषण, और हम देखेंगे कि ये जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है ये असल में इतना पावरफुल क्यों है। सही, मतलब सिर्फ नंबर्स की टेबल बनाना ही नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी असली ताकत तो ये है कि बिना कोई एडवांस कोडिंग सीखे कोई भी इसे यूज कर सकता है। डेटा को ऑर्गेनाइज करना, साफ करना, विश्लेषण करना, और दिखाना भी है ना, विजुअलाइज करना। हाँ बिल्कुल, उसे दिलचस्प तरीकों से दिखाना। ये सिर्फ नंबर भरने से कहीं ज्यादा है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? डेटा को मतलब जमा करने से? हाँ, पहले तो डेटा को व्यवस्थित करना होता है, पंक्तियों और कॉलम में। एक्सेल इसमें माहिर है। टेबल बनाना, सॉर्ट करना, फिल्टर करना, ये सब आसान है। और डेटा कहीं से भी ला सकते हैं, जैसे CSV फाइलें या? हाँ बिल्कुल, CSV फाइलें, डेटाबेस, वेब से भी। एक्सेल काफी फ्लेक्सिबल है इस मामले में। CSV फाइलें वो क्या होती हैं संक्षेप में, शायद सबको ना पता हो। जरूर, CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। सीधा साधा टेक्स्ट फॉर्मेट है डेटा शेयर करने का, जिसमें वैल्यूज कॉमा से अलग होती हैं। लगभग हर टूल इसे समझता है। अच्छा, तो मान लीजिए कोई सेल्स मैनेजर है, वो अपना मासिक बिक्री रिकॉर्ड एक्सेल में रखता है, तारीख, प्रोडक्ट, एरिया, सेल्स अमाउंट, ये सब। बिल्कुल, यह पहला कदम है डेटा को एक जगह लाना। लेकिन डेटा हमेशा साफ सुथरा तो नहीं आता है ना, उसमें गड़बड़ियां होती होंगी। हाँ, यहीं असली काम शुरू होता है, डेटा क्लीनिंग। एक्सेल में इसके लिए भी अच्छे टूल्स हैं। डुप्लीकेट हटाना, गलतियां ढूंढना, उन्हें ठीक करना। अच्छा, और अगर कोई डेटा मिसिंग हो तो? उसे भी हैंडल करने के तरीके हैं। या तो उन पंक्तियों को हटा दें या कोई अंदाजन वैल्यू भर दें। और ट्रिम जैसा एक फंक्शन है। हाँ, वो शब्दों के बीच की फालतू स्पेस हटा देता है। सुनने में छोटी बात लगती है, पर डेटा क्लीनिंग में बहुत काम आता है। समझ गई, ये तो नींव पक्की करने जैसा हुआ। फिर इस साफ डेटा का विश्लेषण कैसे होता है? एक्सेल में स्टैटिस्टिकल फंक्शंस की भरमार है। एवरेज, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, सब कुछ। आप बस डेटा सेलेक्ट कीजिए और फंक्शन लगा दीजिए। जैसे हर एरिया की औसत बिक्री निकालनी हो, या देखना हो कि विज्ञापन खर्च और बिक्री में कोई कनेक्शन है या नहीं। और पिवट टेबल्स, इनका बहुत नाम सुना है। हाँ, और सही सुना है। पिवट टेबल्स तो एक्सेल की जान है, कह सकते हैं। बड़े डेटा सेट को समराइज करने के लिए इनसे बेहतर कुछ नहीं। ऐसा क्या खास है इनमें? आप डेटा को खींचकर, छोड़कर, ड्रैग एंड ड्रॉप करके अलग अलग एंगल से देख सकते हैं, सेकंडों में। मान लीजिए मार्केटिंग वाला कोई कैंपेन के रिजल्ट्स देख रहा है, तो वो चैनल और महीने के हिसाब से तुरंत समरी बना सकता है। वाह, मतलब डेटा के साथ खेलना आसान हो जाता है। बिल्कुल, पैटर्न और इनसाइट्स ढूंढना बहुत तेज हो जाता है।
और जब कुछ मिल जाए, कोई पैटर्न या ट्रेंड, तो उसे दूसरों को दिखाना भी होता है। उसके लिए चार्ट्स। एग्जैक्टली। डेटा विजुअलाइजेशन। एक्सेल में तरह तरह के चार्ट्स हैं, बार, लाइन, पाई, स्कैटर प्लॉट। ये आंकड़ों को कहानी बना देते हैं। जैसे एक लाइन ग्राफ साफ दिखा देगा कि पूरे साल बिक्री ऊपर नीचे कैसे हुई। नंबरों की लिस्ट में ये देखना मुश्किल होता है। ठीक है, तो एक्सेल हमें बताता है कि क्या हुआ, लेकिन क्या ये भी बता सकता है कि क्या हो सकता है? वो व्हाट इफ एनालिसिस का जिक्र था स्रोत में। हाँ बिल्कुल। गोल सीक और सिनारियो मैनेजर जैसे टूल्स इसी के लिए हैं। ये कैसे काम करते हैं? आप इनसे अलग अलग परिदृश्य मतलब सिनारियोज बनाकर देख सकते हैं। जैसे अगर बिक्री 10% बढ़ जाए तो मुनाफे पे क्या असर होगा, या फिर गोल सीक से ये पता लगा सकते हैं कि भाई मुझे इतना मुनाफा चाहिए तो उसके लिए कितनी बिक्री करनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो प्लानिंग के लिए बहुत काम का है। हाँ, ये सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं बल्कि आगे की रणनीति बनाने में मदद करता है। और आखिर में मैक्रोज, ये ऑटोमेशन के लिए है। हाँ, अगर कोई काम बार बार करना पड़ता है, जैसे हर महीने रिपोर्ट बनाना जिसमें वही स्टेप्स होते हैं, कॉपी पेस्ट फॉर्मेटिंग, तो आप मैक्रोज से उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं या VBA कोड लिखकर उसे ऑटोमेट कर सकते हैं। VBA वो क्या है? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, एक्सेल की प्रोग्रामिंग भाषा। इससे आप बहुत कस्टमाइज्ड समाधान बना सकते हैं। बस एक बटन क्लिक और आपका काम हो गया। कमाल है। तो ये समय बचाता है और गलतियां भी कम करता होगा। बिल्कुल, समय की बचत और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें, एक्सेल वाकई एक बहुत वर्सटाइल मतलब बहुमुखी टूल है डेटा विश्लेषण के लिए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। डेटा को ऑर्गेनाइज करने से लेकर कैलकुलेशन, विजुअलाइजेशन और फिर सूचित निर्णय लेने तक ये पूरी प्रक्रिया को सपोर्ट करता है। और सबसे अच्छी बात शायद इसकी एक्सेसिबिलिटी है, मतलब इसे सीखना और इस्तेमाल करना कंपैरेटिवली आसान है। बिल्कुल, इसकी पावर और इस्तेमाल में आसानी का कॉम्बिनेशन ही इसे इतना पॉपुलर बनाता है, चाहे कोई बिगिनर हो या प्रोफेशनल। तो यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। एक्सेल की ये सब क्षमताएं जानने के बाद कोई भी इंसान जिसे डेटा एनालिसिस का खास अनुभव न भी हो, वो अपने रोज के काम या पर्सनल प्रोजेक्ट्स में डेटा के अंदर छिपी कहानियों को ढूंढने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे शुरू कर सकता है? नमस्कार। आज हम मार्केटिंग में एक अहम विषय पर बात कर रहे हैं, वर्णनात्मक विश्लेषण यानी डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे कंपनियां अपने पिछले प्रदर्शन को देखकर आगे की राह बनाती हैं। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। तो मूल बात यह है, वर्णनात्मक विश्लेषण हमें सिर्फ ये बताता है कि अतीत में क्या हुआ। इसको ऐसे समझें जैसे मार्केटिंग की दुनिया में पीछे मुड़कर देखना ताकि आगे का रास्ता साफ दिखे। क्यों? एक तरह से ये आपके मार्केटिंग के प्रयासों का क्या कहते हैं, रिपोर्ट कार्ड है। अच्छा, तो पहला पॉइंट है ग्राहक के बर्ताव को समझना। स्रोत कहते हैं कि पिछली खरीदारी का विश्लेषण वो कैसे बताता है कि ग्राहक क्या चाहते हैं। जैसे वो फैशन रिटेलर वाला उदाहरण था, उन्होंने डेटा देखा और हाँ, पाया कि गर्मियों में खास उम्र के लोग कैजुअल कपड़े ज्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। ये असल में पैटर्न खोजने के बारे में है। उस फैशन रिटेलर के लिए ये जानकारी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये उनके समर कलेक्शन को सही दिशा देने का आधार बन गया। इससे वो अंदाजे लगाने की बजाय ठोस डेटा पर फैसले ले पाए जो ज्यादा कारगर भी हुए। हाँ ठीक है, ग्राहक को जानना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उन मार्केटिंग अभियानों का क्या जिन्हें इतनी मेहनत से चलाया जाता है? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि वो सफल रहे या नहीं? यहीं पर बात आती है अभियान के प्रदर्शन को मापने की। स्रोत बताते हैं क्लिक थ्रू रेट मतलब CTR और रूपांतरण दर कन्वर्जन रेट जैसे मैट्रिक्स बहुत अहम है। वो एक उदाहरण भी था ऑनलाइन विज्ञापन का, जिससे वेबसाइट विजिट्स 15% बढ़े और बिक्री 5%। एकदम ठीक। और ये मैट्रिक्स ना बिल्कुल आईने की तरह दिखाते हैं कि कौन सा अभियान चला, कौन सा नहीं चला। तो इससे मार्केटर्स को ये तय करने में मदद मिलती है कि भाई अभियान जारी रखना है या शायद उसमें कुछ बदलाव करने हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा आपने कहा, इससे जवाबदेही तय होती है। पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी। दिलचस्प। अच्छा, फिर एक और चीज आती है, ग्राहक विभाजन, सेगमेंटेशन। इसका मतलब है ग्राहकों को उनकी समानताओं के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटना, है ना? जैसे वो टेलीकॉम कंपनी का उदाहरण, वो डेटा से समझते हैं कि कौन ज्यादा डेटा यूज करता है, कौन कम, और फिर उसी हिसाब से प्लान देते हैं।
हाँ बिल्कुल, और यही वर्णनात्मक विश्लेषण के असली ताकत दिखती है। ये सिर्फ ग्राहकों को बांटना नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से बांटना है ताकि मार्केटिंग संदेश ज्यादा सटीक हों, असरदार हों। जब आप जानते हैं कि कौन सा ग्रुप क्या चाहता है, तो आप उन्हें वही दे सकते हैं। ये वन साइज फिट्स ऑल वाली बात नहीं है। इससे संसाधन भी बचते हैं, जाहिर है। और बाजार में जो बड़े बदलाव चल रहे हैं उनको पहचानने का क्या? मेरा मतलब है मार्केट ट्रेंड्स। स्रोत इस पर भी जोर देते हैं कि कैसे सेल्स डेटा के साथ साथ आजकल तो सोशल मीडिया डेटा भी बड़े सुराग देता है। हाँ, जैसे वो उदाहरण था ना, पर्यावरण अनुकूल मतलब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को लेकर जो बातचीत बढ़ रही है, उसे कंपनियां सोशल मीडिया से पकड़ सकती हैं। निश्चित रूप से, और ये कंपनियों को वक्त के साथ चलने में मदद करता है। अगर ग्राहक टिकाऊ चीजों में रुचि दिखा रहे हैं, जैसा कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स बता रहे हैं, तो कंपनियां अपनी मार्केटिंग और प्रोडक्ट्स को उसी तरफ मोड़ सकती हैं। ये सिर्फ प्रासंगिक बने रहने की बात नहीं है, ये ग्राहकों के मूल्यों से जुड़ने का भी तरीका है। यहाँ दिलचस्प ये है कि कैसे पारंपरिक डेटा और ये नए डिजिटल स्रोत मिलकर एक गहरी समझ देते हैं। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी पहलू, मूल्य निर्धारण, प्राइसिंग। क्या पिछली बिक्री डेटा से ये पता चल सकता है कि किसी प्रोडक्ट की सही कीमत क्या होनी चाहिए? वो रेस्टोरेंट वाला उदाहरण काफी साफ था। कीमत बदली तो बिक्री पर असर दिखा, दाम 10% बढ़ाए तो बिक्री गिरी। इस डेटा ने उन्हें फैसला लेने में मदद की। हाँ, ये एक क्लासिक उदाहरण है कि डेटा अंदाजे से हमेशा बेहतर होता है। वर्णनात्मक विश्लेषण आपको दिखाता है कि ग्राहकों ने पहले कीमतों पर कैसी प्रतिक्रिया दी है। इससे आप भविष्य के लिए कीमतें तय कर सकते हैं। लक्ष्य होता है रेवेन्यू बढ़ाना, लेकिन ग्राहकों को नाराज किए बिना। ये सिर्फ गट फीलिंग नहीं, सबूतों पर आधारित रणनीति है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि वर्णनात्मक विश्लेषण मार्केटिंग के अतीत का एक साफ एक्सरे जैसा है। ये बताता है कि क्या काम किया, क्या नहीं, और ग्राहक असल में कैसा बर्ताव करते हैं। बिल्कुल, इसे मार्केटिंग के लिए एक रियर व्यू मिरर कह सकते हैं, जैसा स्रोत में भी कहा गया है। ये दिखाता है कि आप कहां से आए हैं, जिससे आगे कहां जाना है इसका फैसला सोच समझकर लिया जा सके। ये सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं है, ये स्मार्ट मार्केटिंग की पहली सीढ़ी है। अतीत को समझे बिना भविष्य की योजना बनाना, वो तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। क्या बात है! अतीत की समझ, भविष्य की दिशा, ये वाकई इसे समझने का एक शानदार तरीका है। और हाँ, जो लोग इस विषय में और गहराई से सोचना चाहें, उनके लिए एक विचार छोड़ जाती हूँ। देखिए, वर्णनात्मक विश्लेषण हमें बताता है कि क्या हुआ, लेकिन क्या ये काफी है? असली चुनौती तो ये समझने में है कि ऐसा क्यों हुआ। वो डायग्नोस्टिक एनालिसिस है, और भविष्य में क्या हो सकता है वो प्रिडिक्टिव एनालिसिस है। ये विश्लेषण के अगले स्तर है, जिनकी नींव यही वर्णनात्मक विश्लेषण रखता है।